नमस्कार दोस्तों, मैं फिर केशवलाल आज आपके सामने हाजिर हूँ चाणक्य नीति के श्लोक लेकर। मैं पहले थोड़ी चाणक्य जी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। चाणक्य जी का आवागमन 371 बीसी और 283 बीसी के बीच में हुआ था, यानी कि 25,000 साल पहले, 2500 ईयर्स बिफोर। तो उनका जन्म के ऊपर पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है। अलग अलग वर्जन में जैन बुद्ध सभी वर्जन ने उनका अलग अलग जन्म और उनका डेथ लोकेशन का जिक्र किया है, मगर बताते हैं कि उनका जो जन्म है वो चाणक्य नाम के पाटलिपुत्र गांव पाटलिपुत्र में मगध राज्य में हुआ था। वो उनके दूसरे नाम भी थे जो उनको बोलते थे कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। वो जाने जाते हैं एक हिंदू फिलोसफर से और एक श्रूड पॉलिटिशियन से। वो जाने जाते हैं काफी इंटेलिजेंट थे, एजुकेटेड थे, फिलोसफर थे, और उनके नाम पे दिल्ली में चाणक्यपुरी नगरी का भी विकास हुआ था। उनका जो रोल था, उनका लाइफ का जो रोल था, वो नंद डेस्टिनेटी मगध में उस समय राज था। और वो बताते हैं एक बार नंद जी के दरबार में हाजिर हुए तो वहां उनकी बेइज्जती की गई, इंसल्ट हुई उनकी, और उन्होंने कसम खाई थी कि मैं नंद डेस्टिनेटी को खत्म करके रहूंगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक गली से एक स्मार्ट लड़के की सिलेक्शन की, उसका नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य। उसको ट्रेनिंग दी, सब किस्म की ट्रेनिंग दी, और नंद डायनेस्टी का, इसके नंद एम्पायर का नाश किया और मौर्य एम्पायर की स्थापना की। मौर्य एम्पायर 321 से 297 बीसी तक उनका मौर्य एम्पायर रहा। और उसमें उसी ड्यूरिंग वो मौर्य डेस्टिनी में, मौर्य एम्पायर में वो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ सलाहकार थे उनके साथ, और उन्होंने उस एम्पायर को बहुत ही मजबूत बना दिया, वर्ल्ड लेवल का बना दिया। और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो एम्पायर बढ़ा, और उसका जो ज्यादा हिस्सा अभी पाकिस्तान में है। तो उसी एम्पायर ने आगे जाके अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर को डिफीट दी थी। तो चाणक्य नीति में 17 टोटल चैप्टर हैं, और इनका जो वर्क है, वो इनकी जो एजुकेशन है चाणक्य जी की, वो तक्षशिला में हुई, जो तक्षशिला एजुकेशन सेंटर में, जिसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, वो भी जब पाकिस्तान में वो एरिया रह गया। इन्होंने काफी वर्क किया। ये फिलोसफर तो थे ही, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पे काफी वर्क किया, अर्थशास्त्र पे, ट्रेड पॉलिसीज पे, कोड ऑफ एम्पायर, एग्रीकल्चर, माइन पॉलिसी में, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी इन्होंने इन्वेंट किए। और इनका जो श्रूड पॉलिटिशियन के एंगल से ये जाने जाते थे, और इनका जो तलग्गम है वो आजकल भी पॉलिटिशियनों के ऊपर यूज कई बार किया जाता है। जो पॉलिटिशियन इनके लेवल के थोड़े चतुर होते हैं, उनको चाणक्य का टाइटल दिया जाता है। तो इनके 17 चैप्टर हैं, उसमें से मैं सिर्फ 10 ही श्लोक लेके आया हूं, तो इसको मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करता हूं। इनकी जो फिलॉसफी है ज्यादातर ह्यूमैनिटी के ऊपर, कि अच्छा जीवन कैसे बताना है, अच्छा घर कैसा होता है, सबको अपने करैक्टर में कैसा रहना है, तो उसके ऊपर है। जो इसके दूसरे ग्रंथ हैं, अर्थशास्त्र और पॉलिटिशियन या और ट्रेड पॉलिसीज, कोड ऑफ किंग, कोड ऑफ एम्पायर, एग्रीकल्चर, उसके ऊपर मैं अभी कोई बात नहीं करता। अभी मैं इनको जो जनरल लाइफ के ऊपर जो इनके श्लोक हैं, उनके ऊपर ही मैं आपसे बात करता हूं। तो इनके जो श्लोक हैं वो इनके स्लैंग भी हैं, इनके कुछ कोट्स भी हैं जो लाइफ में बड़े काम के हैं, जो लाइफ की, जनरल लाइफ को डिफाइन करते हैं और लाइफ को कैसे बताना है उसके ऊपर चलते हैं, और कुछ लाइफ की ये सच्चाइयां की भी बात करते हैं। जैसे इनका पहला कोट है, राजनीति में
हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड है कि अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लगते हैं। यदि आप किसी भी पॉलिटिक्स में आप हिस्सा नहीं लेते तो फिर आप अच्छे जो पॉलिटिशियन है वो चुन नहीं सकते, और वो उनको आप इम्पार्शियल होके हिस्सा लो पॉलिटिक्स में, किसी व्यक्ति की पूजा करके मत लो और किसी व्यक्ति विशेष की तरफ मत हो। आप अपने एनालिसिस से पॉलिटिक्स में हिस्सा लो ताकि आप अच्छे व्यक्ति आपके ऊपर शासन कर सकें। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आप खुश हो, खुश रहते हो तो कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कोई आपकी कमजोरी नहीं पकड़ सकता। नो वन कैन डिफीट ए पावरफुल माइंड चाणक्य, ये अपने आप में क्लियर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आपको कल्पना ही नहीं कर सकते। और दूसरा है, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, और ज्यादा कामयाब होने के लिए उससे अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि शत्रु हैं जो वो आपको हमेशा अलर्ट रखते हैं, दोस्त तो आपको लेजी कर देते हैं। ऐसा ही एक भाषा बोलता है, अगर तुम आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा पर जब तक मैं नीचे हूं आपको ऊपर रखूंगा। कभी भी अपने राज किसी को नहीं बताना चाहिए, यह आदत बर्बाद कर सकती है। आपके जो सीक्रेसी है, आपके जो सीक्रेट प्लान है, जो आप लाइफ में ऊपर जाने की बातें सोच रहे हो, उसको पब्लिक ज्यादा ना करें। जिससे जरूरत है उसी से बात करें। सभी कष्टों से बड़ा कष्ट पराये घर में रहना होता है। किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़े तो उससे बड़ा कष्ट नहीं होता। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। ये सब जनरल कोट्स हैं, जनरल लाइफ के ऊपर है, इनका कोई स्पेशल पर्पज नहीं है। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओ और सीखते जाओ। आप जितना स्ट्रगल करते हो उससे आप ज्यादा लर्न करते हो। आंख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ जो कि फर्जी ज्ञानी है, जो कि फर्जी अक्लमंद है, उसको अपने से ऊपर वाला और जो मंद के अंधे को, जो कि घमंडी ज्ञानी है जिसमें घमंड है, उसको अपने से ऊपर वाला नहीं दिखता, अपने से ऊपर वाला ज्ञानी नहीं दिखता, और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। तो ये हमारा पहला श्लोक है। इसमें वो प्रार्थना करते हैं विष्णु जी से कि मैं शास्त्र रचने जा रहा हूं, मुझे भगवान विष्णु शक्ति दें। जरा बोलो तो। रणमय शीर्षा विष्णु त्रैलोक्य अधिपति प्रभम नाना शस्त्रोदृतम विक्षय राजनीति समुच्चय। वो विष्णु जी को प्रणाम करते हैं जो तीनों लोकों के मालिक हैं, और वो उनको बोलते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल ग्रंथ लिखने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद चाहिए। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरनेन च दुखितो संप्रयोगेन पंडितो अपवसेदेति। हाँ, इसमें इनके श्लोकों में एक चीज देखने वाली है कि ये 2,500 साल पहले लिखे गए थे। उस समय का जो समाज होगा उसके हिसाब से लिखे गए थे। तो उन श्लोकों में बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आज के समाज में लागू ना हो। तो उसमें यदि कोई ऐसी बात आ जाए कि वो आज के समाज से कंट्रेरी है, तो उसको उसी हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। उसको नेगेटिव लेने की बजाय उसको उसी सेंस में लेना है जिस सेंस में उस समय के समाज को सामने रख के लिखी गई थी। तो इसमें वो पहले श्लोक में बोलते हैं कि कोई भी अक्लमंद आदमी, कोई जितना मर्जी पंडित हो, यदि उसका वास्ता पड़ जाए किसी मूर्ख शिष्य से, मूर्ख स्टूडेंट से, और किसी ऐसी नारी से जो कोऑपरेट ना करती हो, और किसी ऐसे दोस्त से जो हमेशा दुख की बातें, किसी दुखी दोस्त से उसका पाला पड़ जाए जो हमेशा ही दुखी रहता है, तो वो पंडित भी अज्ञानी हो जाएगा। मीन्स के जैसी संगत वैसी रंगत, ये है उनका कहने का असली मतलब।
कि आप जैसे लोगों से करोगे, डील करोगे, वैसे ही आप हो जाओगे। जैसी आपकी संगत वैसी रंगत। दुष्टा भार्य शठम मित्रम रितेश चौधराधिक ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्युरेव न संशय। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो घर है, घर में यदि क्लेश है, घर में शांति नहीं है, और आपके जो मित्र हैं वो भी बिगड़े हुए हैं, वो भी शंट हैं, और वो भी धोखेबाज हैं, आपके जो एम्प्लॉई हैं वो भी चोर हैं, वो भी नालायक हैं, और आप जिस घर में रहते हो उसमें सांपों का निवास है, ये उस समय की बात होगी। तो उससे ये मत लगाओ कि आपकी लाइफ में जीना भी मरने के समान है, क्योंकि आप चारों तरफ से खतरनाक चीजों से घिरे बैठे हो। तो बेटर है कि ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में मत आने दो। यदि कहीं से आ भी जाएं तो उनसे जितनी जल्दी हो पीछा छुड़ा लो। आप दर्दे धनम रक्षेद धारान रक्षे धने रपि आत्मा नाम सतत रक्षे दारोपी धने रपि। यहाँ पे बोलते हैं कि आपको आप बड़ा धन इकट्ठा करते हो, अच्छी बात है। जरूरत पड़ने पर तो अपने फैमिली पे भी उस धन को लगा लो, अपने बच्चों पे लगा लो, अपनी पत्नी पे लगा लो। यदि कोई मुसीबत आए तो उसका भी उस धन से कर लो। मगर जहाँ आत्मा की बात आए वहां इन सब चीजों का आप त्याग कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी आत्मा का सम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। तो पैसे वर्सेस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में किसको चुनना चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट को। आप दर्थे धनम रक्षे हिमता कुतम अपदा कदाचित चलते लक्ष्मी सचितो अपि वनिष्यते। जिनके पास बहुत पैसा होता है उनको घमंड हो जाता है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमें तो कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा। मगर बहुत सारी मुसीबतें होती हैं जो वो सिर्फ पैसे से हल नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि जिनके पास बहुत पैसा है उनको भी मुसीबतें आ सकती हैं, और उन मुसीबतों में उनका पैसा भी उनसे जा सकता है। तो सिर्फ पैसे को लेके घमंड नहीं करना चाहिए। धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैदय सुतु पंचम पंच यत्र न विदेन्ते न तत्र दिवसम वसेत। यहाँ वो किसी रेजिडेंस की क्वालिटी का व्याख्यान करते हैं कि आपको किस जगह पे रहना चाहिए, कौन सा। अब तो कंट्रियों की बात आ गई, उस समय मुझे लगता है गांव या विलेज होते होंगे। तो वहां पे आपको किस गांव में रहना चाहिए और कौन सी जगह अच्छी है रहने के लिए, जहां कम से कम कोई अमीर बंदा हो। उस गांव में जिसमें रहना है उसमें अमीर बंदा हो, और उस गांव का बढ़िया राजा हो, और उस गांव में एक नदी जरूर हो, और उस गांव में वेद पढ़ने वाला पंडित हो, मीन्स के कोई टीचर हो, और उस गांव में क्या कहते हैं, आपको कोई पढ़ाने के लिए अमीर बंदा अमीर हो, तभी जॉब मिलेगी ना, तभी वही गांव रहने के काबिल होंगे ना। कि जहाँ पे धनिक हो, राजा हो, नदी हो, और ज्ञानी हो कोई, और कोई वैद हो, कोई डॉक्टर हो, जहाँ उस गांव में जिसमें कोई डॉक्टर हो, तो वो गांव सबसे उत्तम होता है रहने के लिए। लोक यात्रा भयम लज्जा दक्षिणयम त्यागशीलता पच यत्र न विदेन्ते न कुवर तत्र संसितम। कहाँ पे रहना चाहिए? जहाँ लोग अच्छे हों, लोगों में भगवान का डर हो, लोगों में लज्जा हो, और मनी शेयर करें, दान पुण्य करने वाले लोग हों, अपना पैसा त्याग करने हों, और वहाँ पे कोई ज्ञानी बंदा भी हो। बात वही है जो ऊपर है, तो उसी को उन्होंने दोबारा किसी और श्लोक में लिखा है। नदीनाम शस्त्रपाणिना खिनम श्रृंगिनाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकलेषु च। यहाँ पे वो बोलते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या खतरनाक है। ये वही मैं बात बता रहा हूँ, ये उन दिनों की जो उनकी कहने की कहावत थी, उसको आज के युग में हमने कैसे इक्वेट करना है, वो हमारी एक टेक्निक होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि जहाँ पे भयंकर नदी है, जिस गांव में नदी का एक अच्छा काम भी है, तो मगर क्योंकि नदी में बाढ़ें आ जाती थी, जिस गांव में नदी है,
जिसमें जानवर हैं जिनके तीखे तीखे दांत हैं, तीखे तीखे सींग है, और जिसमें जिसमें कोई आपका विश्वास, किसी जो आपका विश्वास तोड़ने वाले लोग हों वो रहते हों, और किसी राजा के घर में आदमी और औरत कि राजा के रिश्तेदारों से कोई जान पहचान नहीं बनानी। स्त्रीणानां द्विगुण आहारो लज्जा चापी शत्रुघ्ना सासम षण्ड गुणम चैव कामेश चाष्टुगुणः स्मृता। इस श्लोक में चाणक्य जी ने औरत के गुणों की वर्णन किया है कि औरत में कितने गुण होते हैं, आदमी की अपेक्षा औरत कितनी गुण वाली है, उसका जो खाने की है, उसकी जो खुराक है औरत की खाना है, वो आदमी से 2 गुना होता है। उसमें जो लज्जा है, जो उसमें शर्म हया है, वो आदमी से 4 गुना होता है। उसमें जो साहस है, उसमें जो दिलेरी है, वो आदमी से वो 6 गुना ज्यादा रखती है। और उसमें जो प्रेम है वो आदमी से 8 गुना ज्यादा होता है। ये इसमें औरत को इम्पोर्टेंस दी गई है कंपेयर टू आदमी। औरत में ये वाकई में ठीक है, लेडीज में बहुत करज होती है आदमी की कंपैरेटिवली। आदमी को जब भी कुछ बेचैनी होती है तो वो जाके सीधा वाइफ से डिस्कस करता है। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्य छदानुगामिनी विवे यस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग एहैव हि। यहाँ पे सुखी फैमिली को बताया गया है कि जिस घर में अच्छे बेटे हैं, अच्छे बेटे बेटियां हैं, जिस घर में जो पति पत्नी का आपस में तालमेल ठीक है, शांति है घर में, और घर में जितना पैसा चाहिए उतना है, पैसे की मीन्स के पैसा ज्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है, वो जो घर है वो अपने आप में ही स्वर्ग होता है। प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जतो दश मित्रम विष कुंभम प्रयोग मुखम। ये फिर आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे संगत से बचो, ऐसे दोस्तों से बचो, ऐसे साथियों से बचो जो आपके सामने तो आपकी चापलूसी करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, और बाद में आपके सामने ना होके कहीं और होते हैं तो आपको बर्बाद करने की स्कीमें बनाते हैं, किसी आपके दुश्मनों के साथ मेलजोल करते हैं। तो उनसे आपको बचना चाहिए, उनकी पहचान करने का आपको टेक्निक निकालनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त उस घड़े के बराबर हैं जो देखने में तो ऐसे लगता है कि दूध से भरा हुआ है मगर असल में वो जहर से भरा होता है। तो इसी के साथ ये हमारा सेशन खत्म होता है। जय सिया राम। जय सिया राम। और जय सिया राम और थैंक यू जी। फिर